हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी पूरा जम के कर रहे होंगे, क्योंकि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा बहुत ही नजदीक है। और प्यारे बच्चों, आपका डेट शीट भी जारी होने वाला है। मतलब आपका जो एग्जाम है 3 फरवरी से, संभावना जताया जा रहा है कि 3 फरवरी से आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, एक दिन न्यूज पे भी दिया था कि 3 फरवरी से आपका एग्जाम होगा। हालांकि अभी संभावना जताया जा रहा है, लेकिन जब भी कंफर्म होगा, डेट शीट आएगा तो हम आपको बता देंगे। हम प्यारे बच्चों ये कहना चाहते हैं कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आपको हार्ड वर्क करना है, उसी के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। और प्यारे बच्चों, आपको सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान देना है और साथ में आपको क्या करना है, रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। कि आपने पूरा फिजिक्स खत्म कर लिया, केमिस्ट्री खत्म कर लिया, तो आप उसका रिवीजन जरूर करें। ठीक है, तो आज प्यारे बच्चों हम आपका प्रैक्टिस सेट लेने वाले हैं। आज हम आपका प्रैक्टिस करवाने वाले हैं एक मॉडल पेपर के जरिए, जिसमें फिजिक्स के काफी महत्वपूर्ण 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितना है बाबू? 70 है ना। और आपको 70 में से 70 सही करना है। ठीक है, क्योंकि ये सारा पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारा पढ़ाया हुआ प्रश्न है, सारा का सारा पढ़ाया हुआ प्रश्न है। और आपको क्या करना है, 70 में से 70 प्रश्नों को सही करना है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, फटाफट से एक बार आप लोग तो लाइव आ जाइए और एक बार आप लोग बताइए कि आवाज पूरा प्रॉपर तरीके से जा रहा है आपके पास, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए। उसके बाद से मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका शुरू करते हैं। और डेली बाय डेली हम आपका या तो 11 बजे रिवीजन कराएंगे या तो आपका प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर 11 बजे आइएगा। और सुबह का अगर आप क्लास नहीं किए हैं, जिसमें क्रैश कोर्स कराए हैं फिजिक्स का चैप्टर 3 का, तो वो क्लास जाके जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही अंतिम मौका है आपके पास पूरा फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने का। ठीक है, तो नहीं किए होंगे तो सुबह में 6 बजे क्लास हुआ था, जाके आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो कितने सारे बच्चे हैं जो रेडी है? संगीता कुमारी आस्क बोर्ड, बहुत बढ़िया। गौतम, सौरव मिश्रा, अंजलि, नीतीश, तनिषा, सोनम भारती, बहुत बढ़िया। सौरव मिश्रा, सुप्रभात मास्टर साहब, सुप्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग। सबीना गुड मॉर्निंग, सिमरन खातून, गोलू, प्रियंका, बहुत बढ़िया। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, फटाफट से क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए 9135742024। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और जितने भी सारे बच्चे हैं कि इंपोर्टेंट चैप्टर का मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं, तो मात्र 349 में आपको मिल जाएगा। कितना? ऑल सब्जेक्ट, यानी सभी विषयों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हो और सब्जेक्टिव हो और नोट्स हो। तो लेने के लिए सिंपल सा आपको करना क्या है, आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से परचेस कर लीजिए। और नहीं समझ में आ रहा है तब इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 6299248935 पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बाबू कि हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और साफ लिखा गया है निर्देश में कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के केवल 35 ही प्रश्नों का क्या करना है बाबू, चयन करना है सही सही, और 35 ही प्रश्नों का आंसर देना है, जो कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ आएगा कि मात्र आपको 35 प्रश्नों का ही आंसर देना है। लेकिन हम आपका क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो प्रैक्टिस में क्या करना है, आपको 70 बाई 70 सही करना है, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए सीटू, यस सर, यस सर, यस सर। और एक बार लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि चालकों के अंदर पूछा जा रहा है कि चालकों के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। क्या आंसर लगाएंगे? आज सुबह में ही हमने बताया था जब अनुगमन वेग आपको पढ़ा रहे थे। चालकों के अंदर ये क्या है प्यारे बच्चों, हमारा चालक है। ये क्या है? हमारा चालक है। ठीक है, चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा होता है। तो प्यारे बच्चों, जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, विभवांतर देते हैं, यानी इसमें जब बैटरी से हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है, जो विद्युत धारा की दिशा होती है क्या होती है प्यारे बच्चों, तो याद रखना कि धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ विद्युत धारा की दिशा होती है। लेकिन जब इसमें क्या होता है, विद्युत धारा जाता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो चलने की दिशा होती है क्या होती है प्यारे बच्चों, धारा की दिशा के विपरीत होती है। तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि जो चालक होता है ना, चालक में केवल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कुछ उदासीन कण होते हैं और कुछ क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है, धनावेश होते हैं। तो जब प्यारे बच्चों इसमें विद्युत क्षेत्र होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, टकरा टकरा के चलते हैं। तो हमारा ऑप्शन यही है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो गति होगी क्या ये समरूप होगी, यानी समरूप चलेंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उदासीन कण से और प्यारे बच्चों धनायन से क्या करते हैं, टकराते हुए चलते हैं और अपनी ऊर्जा को खो देते हैं।
तो आंसर क्या लगाएंगे कि क्या ये समरूप चलेंगे, क्या त्वरित रूप से चलेंगे, नहीं। ये अवमंदित चलते हैं, नहीं। ये क्या होते हैं, अपवाही चलते हैं, ये लड़ते हुए चलते हैं, लड़खड़ाते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे कितने सारे बच्चों का सी आ रहा है, अपवाहित। कितने सारे बच्चों का आ रहा है, फटाफट से बी ऑप्शन बिल्कुल गलत, सभी का आ रहा है गलत। अरे चेला, सुबह में ही तो पढ़ाए थे ना, और आप लोग गलती कर दिए, बताइए तो कैसा बात है, ये कैसा बात है। आंचल राजपूत बहुत बढ़िया, अनुपमा कुमारी, विक्रम बहुत बढ़िया। आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धारा की दिशा के विपरीत दिशा में चलता है। जब ये चलता है तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन उदासीन कण और धनायनों से टकरा के डगमगाते हुए चलता है, अपने ऊर्जा को खोते हुए चलता है। तो ये क्या समरूप होगा, ये त्वरित होगा, क्या होगा, अपवाही होगा। यहाँ भी सी वाला ऑप्शन सही होगा ना, तो सी वाला ऑप्शन मारना है। क्लियर रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन आ जी, अगला कि पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी अंतिम बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो भी अंतिम प्रतिबिंब। पहले तो प्यारे बच्चों याद रखना कि काल्पनिक, बाबू काल्पनिक होगा, लेकिन वस्तु की अपेक्षा क्या होता है प्यारे बच्चों, सीधा होता है। तो यहाँ पे गलत आंसर, ए ऑप्शन मत मारिएगा, 100% बता रहे हैं कि पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना जो अंतिम प्रतिबिंब होगा, दूसरा ऑप्शन काल्पनिक वस्तु से सीधा होता है, बिल्कुल राइट आंसर। वास्तविक तो होगा नहीं, तो वास्तविक हमारा गलत आंसर। इनमें से कोई हमारा गलत आंसर, ये भी हमारा गलत आंसर। तो पार्थिव दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा ही होता है। आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो कहीं पे सीधा कहीं पे उल्टा देगा, लेकिन आपको क्लियर यही रखना है कि पार्थिव दूरदर्शी में बाबू क्या बनता है, काल्पनिक या आभासी बोल लीजिए। आभासी क्या होता है, सीधा बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए। तो आप लोग देखिए, ये क्या क्वेश्चन हम नहीं पढ़ा है, क्या ये हमने बनाया है, नहीं बाबू, किसी प्रकाशन ने ये बनाया है। ठीक है, तो हमारा तो वीडियो देख के नहीं बनाया होगा, हम तो आपको सिर्फ पढ़ाए हैं चैप्टर वाइज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, और उसी में से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपसे कितना बन रहा है। ये देखिए क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, बता दीजिए बाबू। दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में अगर आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा अधिक तरंग दैर्ध्य, तो बाबू किसका होता है, लाल रंग का। लाल रंग का क्या होता है, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। इसी कारण से याद रखना है क्या होता है, तरंग दैर्ध्य जो होता है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, अधिक होता है। इसी कारण से क्या होता है कि मतलब लाल का जो रंग होता है ना, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, तो बाबू खतरे के निशान में प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये दूर से ही स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है बहुत ज्यादा होता है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो क्या कीजिएगा बाबू, लाल रंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बैगनी का क्या होता है, बहुत कम होता है, लेकिन विचलन सबसे ज्यादा होता है बैगनी का। अगर विचलन पूछेगा तो विचलन सबसे ज्यादा होगा। विचलन याद रखिएगा कि विचलन अगर पूछेगा ना, तो विचलन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, किसका, तो बैगनी का, है ना। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। विचलन क्या होगा, सबसे कम लाल का होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि परिनलिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होगा। बहु परिनलिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व हमने क्या बताया, क्या होता है कि 1/2 इंटू क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखने के 1/2 इंटू बी स्क्वायर बटा में क्या होता है, म्यू नॉट होता है, हमने आपको बताया था। तो जब गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर बटा में 2 म्यू नॉट हो जाएगा। तो आंसर देखिए तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी स्क्वायर बटा में 2 म्यू नॉट। देखिए ए वाला ऑप्शन आ रहा है। तो क्या हमने इसको नहीं पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाया था, 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि वायु में स्थित, है ना, वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना होता है। अब इसका आंसर बता दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में आ सकता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स कितना होता है, तो बाबू कितना निकलता है, 1/ε0। आपको पढ़ाया गया है, कई बार पढ़ाया गया है कि वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है, पढ़ाए हैं। तो प्यारे बच्चों अब ये क्या होगा, ε0 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये इनवर्स पकड़ लेगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, ε0 है, 4π ε0 नहीं होगा, यहाँ पे 4π नहीं होगा, हमारा ε0 का इनवर्स यानी बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। किस किस बच्चे का सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जल्दी कराए ना बाबू। आदित्य राज, चलिए, शालिनी, तेजस बहुत बढ़िया, आयुष बहुत बढ़िया, तेजी से कराए। चलिए रिवीजन है तो तेजी से भी करना जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि 6 माइक्रोफैराड, है ना, 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं। 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र
है ना, जो संधारित्र है 6 माइक्रोफैराड के। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उनके द्वारा न्यूनतम और अधिकतम, तो न्यूनतम के लिए हम लोग किसमें जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में। न्यूनतम के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, है ना, ये क्या है, श्रेणी क्रम में। 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र है, ये भी हमारा 6 माइक्रोफैराड है, ये भी हमारा 6 माइक्रोफैराड है, और ये भी हमारा 6 माइक्रोफैराड है। इसको हम किसमें जोड़ेंगे, तो बाबू न्यूनतम प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, 1 बचा प्यार बच्चों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे याद रखना है कि CS इक्वल टू क्या होगा, हमारा हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यानी सोल्व करेंगे तो 6/3, यानी क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों अगर हम CS का वैल्यू निकालें, न्यूनतम प्रतिरोध, तो हमारा कितना निकला, 2 निकला। तो 2 को किस किस ऑप्शन में है, तो 2 माइक्रोफैराड इसमें है, ये तो हमारा ऐसे ही गलत, और इसमें है और इसमें गलत है, तो ये वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, अधिकतम भी तो बोला जा रहा है कि हम अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। अधिकतम के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो अधिकतम के लिए कैसे जोड़ेंगे, 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड, और समानांतर क्रम समायोजन हम आपको बता ही चुके हैं कि किस प्रकार से होता है ना। तो प्यारा बच्चों ये आप लोग बताइए, ये भी 6 माइक्रो, ये भी 6 माइक्रो 6 माइक्रो। इसके लिए क्या होगा, पैरेलल के लिए सूत्र क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। यानी क्या करेंगे, 6 प्लस 6 प्लस 6, यानी क्या हो जाएगा, 18 माइक्रोफैराड हो जाएगा। यानी न्यूनतम हमने 2 प्राप्त किया और अधिकतम हमने 18 प्राप्त किया। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और सी ऑप्शन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया। अब देखिए ये जो न्यूमेरिकल है बाबू, न्यूमेरिकल तो अक्सर रहता ही है, ये आपको ध्यान में रखना है, लेकिन न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक चौक कुंडली है, एक चौक कुंडली का स्व प्रेरकत्व 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो इससे देख के बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल ही रात में इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे, और बाबू बोला गया कि एक चौक कुंडली है जिसका स्व प्रेरकत्व क्या, एल का वैल्यू कितना दे दिया, 5। एल को मतलब एल से किसको प्रदर्शित करते हैं, तो स्व प्रेरकत्व को हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं। एल का वैल्यू दे दिया है 5। इससे बहती धारा क्या है, यानी बहती धारा का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो di/dt का मान कितना दिया है, तो di/dt का मान दे दिया है 2 एम्पियर प्रति सेकंड, यानी यहाँ पे इन्वर्स लगा दिया है, कोई बात नहीं, 2 एम्पियर प्रति सेकंड के दर से इसमें धारा बह रही है। तो पूछा जा रहा है विद्युत वाहक बल यानी E का वैल्यू क्या होता है। हमने आपको कल बताया था कि प्यारे बच्चों E इक्वल टू क्या होता है, -L di/ क्या होता है, dt होता है, हमने पढ़ाया था। बाबू E का वैल्यू निकालना है, E इक्वल टू -L है बाबू, L का वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, और di/dt का वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पे दे दिया है 2, तो हम 2 रख देंगे, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा -10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल को वोल्ट में मापते हैं, तो -10 वोल्ट किस किस बच्चे का आया हुआ है, तो ऑप्शन पढ़िए, यहाँ पे 2.5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट, देखिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है, तो सी वाला ऑप्शन आपको क्लियर कर लेना है। क्लियर हो गया, एक बार बताइएगा। ये रिवीजन है आपका, प्रैक्टिस है, आप लोग बने रहिए शुरू से अंत तक, छोड़िए मत इसको। सोना श्रीवास्तव बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए -10 वोल्ट, बहुत बढ़िया। अरे बाबू 2.5 काल वाला क्वेश्चन है बाबू, रट्टा मारता रहो हमारा क्लास में है। कल ना जो बताए थे उसका 2.5 था कि धारा में परिवर्तन हो रहा है, 2 से कितना, 5 से कितना जा रहा है, 2 में, रट्टा मारला से हुई रिंकी यादवंशी। चलिए तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। सिंपल सा याद रखना है कि अगर चौक कुंडली है जिसका स्व प्रेरकत्व यानी एल का वैल्यू 5 दे दिया है, बहती हुई धारा यानी यहाँ पे याद रखना है कि di/dt, यहाँ पे याद रखना है कि dt का वैल्यू कितना दिया है, तो हमारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड दे दिया है। तो प्यारे बच्चों बस निकालना है विद्युत वाहक बल E इक्वल टू, आपको याद रखना है -L di/dt होता है, रख दीजिए, निकल जाएगा। इससे भी आसान क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है बाबू, रेडियो सक्रियता को किससे मापा जाता है, तो बाबू एमईबी से तो नहीं मापा जाता है, एमयू से तो नहीं मापा जाता है बाबू, कार्य को जूल से मापा जाता है ना। तो ये तो गलत आंसर हो गया ना, क्या हो जाएगा, क्यूरी। और 1 क्यूरी कितने के बराबर बाबू बताइए, 1 क्यूरी का मान कितना होता है, 1 क्यूरी का मान कितना होता है, तो 3.37 × 10⁻10। कौन बच्चा बताएगा, यही होता है जी कि गलत है। फटाफट से एक बार राइट आंसर बता दीजिए, फटाफट से राइट आंसर बता दीजिए। सर जी आज हमारा बर्थडे है, चलिए आपको विश कर देते हैं। काव्या स्टडी, हैप्पी बर्थडे टू यू बाबू, खुश रहिए हमेशा, आगे बढ़िए, अपने जीवन में तरक्की कीजिए, एकदम भगवान आपको एकदम खुशी रखे। चलिए
चलिए जितने भी सारे बच्चे हैं सबको भगवान खुशी रखे। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये किसका प्रतीक है, आप बताइए ये जो प्रतीक है ये किसका है, ये क्या, इसको क्या कहते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों ये एन टाइप है ना, एन टाइप नहीं है, एन टाइप ये नहीं है। अब प्यारे बच्चों यहां देखिए पी टाइप है, पी टाइप दिख रहा है आपको, ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर नहीं है, ये क्या है, इसको डायोड कहा जाता है। ये अगर फिगर दिखे तो आप लोग बोलिएगा कि ये जो फिगर है ये हमारा डायोड है, डायोड है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाइए 10 नंबर की विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों की क्या होती है। तो जो विवर्तन फ्रिंजें होती है ना प्यारे बच्चों, व्यतिकरण फ्रिंजों के समान नहीं होती है, समान एकदम नहीं होती है। जो याद रखना है कि जो विवर्तन फ्रिंजें हैं इसकी जो चौड़ाई है व्यतिकरण फ्रिंजों के समान नहीं होती है। तो बी वाला ऑप्शन राइट आंसर, मारिए बी वाला ऑप्शन। चलिए अब प्यारे बच्चों आ जाए कि विद्युत फ्लक्स का सही मात्रक। अब इतना भी इजी क्वेश्चन है ना, ये इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें गलती तो आपसे होगा कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। इतना इजी क्वेश्चन है, बताइए। तो पहले आंसर हम देखेंगे कि किस बच्चे का आ रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए। सिमरन खातून, पंकज, नवीन, अंबेडकर वादी, चले गोलू, शेख सना, प्रियंका, रितु, बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर बताइए एकदम। चलिए सौरभ, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर कैसे होगा। चला बात यहां देखिए वोल्ट मीटर जितने सारे मतलब अधिकांश 90% बच्चे वोल्ट मीटर मारे हैं कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर नहीं होता है बाबू, याद रखना कि वोल्ट इंटू मीटर होता है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये देखिए एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है 12 नंबर कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। देखिए 9 गुणे 10 की पावर, कितने सारे बच्चे जो 9 न्यूटन मीटर प्रति मतलब कूलम्ब स्क्वायर मारते हैं, और बहुत सारे बच्चे मार देते हैं कि 9 गुणे 10 की पावर -9 क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर मारते हैं। तो बाबू इसमें आपको एकदम 100% ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो आप बताइएगा 9 गुणे 10 की पावर ओनली 9, माइनस में नहीं होता है, 9 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा 9 क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। कूलम्ब स्क्वायर को आप ऊपर भी भेज सकते हैं, तो क्या होगा 9 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब इनवर्स 2 हो जाएगा। देखिए ये वाला ऑप्शन कहीं पे है, देखिए ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आज ये कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात में वैद्युतशीलता, किसी माध्यम में नहीं, किसी माध्यम में वैद्युतशीलता इसको नहीं बोलते हैं। अगर पूछेगा कि एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हो गया, निर्वात में वैद्युतशीलता, निर्वात में वैद्युतशीलता, और निर्वात में वैद्युतशीलता का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, तो क्या लिखिएगा 8.85 इंटू 10⁻12 फैराडे मीटर, यानी इनवर्स हो जाएगा। तो ये इसका मान होता है, यानी हमने लिखा क्या, इसका मात्रक क्या लिखा फैराडे प्रति मीटर, यानी एफएम इनवर्स आया। तो हमारा इसका मात्रक पूछा गया है, तो इससे हमारा मात्रक भी निकल गया। तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि जब भी किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है बाबू, जब भी किसी वस्तु को हम आवेशित करेंगे तो इसका द्रव्यमान, एकदम इजी क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अगर किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, अगर धन आवेश देंगे तो क्या होगा, ऋण आवेश देंगे तो क्या होगा, अगर ऋण आवेश देते हैं तो क्या होगा, धनायन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे अंदर जाएंगे, द्रव्यमान हमारा बढ़ जाएगा और धन आवेश देने से घट जाएगा। यानी क्या हो सकता है, जब भी किसी वस्तु को हम आवेश देंगे तो क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है इसका द्रव्यमान और घट भी सकता है। अब आइए अगला क्वेश्चन की विभव परिवर्तन बराबर होता है, आंसर लगाइए विभव परिवर्तन, यानी दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन के दर को हम लोग विभव परिवर्तन कहते हैं। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है विभव में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और इसी के दर यानी समय को क्या कहते हैं, विभव परिवर्तन कहते हैं। अगर विभव परिवर्तन बोला जाए तो विभव परिवर्तन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कि dv/dx, dx क्या है हमारा दूरी है ना प्यारे बच्चों, या आप लोग माइनस भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर दिया जाए विभव परिवर्तन बराबर होता है तो -dv/dx हमारा राइट आंसर, यानी विभव में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या कहते हैं हम लोग, अगर माइनस कहीं नहीं भी रहता है तो सही चलेगा, ठीक है, लेकिन dx/dv नहीं होता है, यानी विभव में परिवर्तन के दर, दर क्या है, x क्या है, दर है। अब यहाँ पे लिख देगा -dv/dt, dt, t का मतलब क्या, दर, यानी विभव में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, विभव परिवर्तन कहते हैं। तो ये भी आपको क्लियर कर लेना है। आगे बढ़िए कि एक स्टेट कूलम है ना, देखिए फिजिक्स का 5 सेट होगा, केमिस्ट्री का 5 सेट प्रैक्टिस होगा, और प्यारे बच्चों हिंदी का 5 सेट प्रैक्टिस होगा, ठीक है, तो क्लियर रखिएगा।
चलिए अब आगे बढ़िए, अगला है कि एक स्टेट कूलम है ना, एक स्टेट कूलम बराबर होता है बाबू, एक स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर होता है। देखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर होता है। तो बाबू याद रखना है कि एक कूलम आवेश में कितने स्टेट कूलम होते हैं, तो 3 × 10 की पावर 9। ठीक है, याद रखना है। अगर पूछ देगा एक स्टेट कूलम में कितने कूलम हो गए, तो प्यारे बच्चों 1/3 × 10 की पावर -9, ये क्लियर रखना है ना। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, तो 1.6 × 10 की पावर क्या होता है प्यारे बच्चों, -19 कूलम होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बार बताइए। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दीजिए, तो कितना होता है, 6.25 × 10 की पावर क्या होता है प्यारे बच्चों, 18 होता है। ये भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो इसी से 3-4 क्वेश्चन बना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए निम्नांकित में से कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है, यानी द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार बाबू क्या होता है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है, तो प्यारे बच्चों E क्या होता है, E क्या होता है, mc² होता है। ये तो आप लोग पढ़े होंगे, ये क्या है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है ना, ये है ना। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, आइंस्टीन का सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा अगर आपसे पूछा जाए तो सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार प्रकाश फोटोन की ऊर्जा भी mc² होती है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा संबंध द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही है, mc², सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक पारावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्रों की पट्टिकों के बीच डाल दिया जाता है तो धारिता क्या होगी। बाबू समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होती है, C क्या होता है, K ε0 A में क्या होता है D, है ना। अब कोई भी इसमें पारावैद्युत डालिएगा ना, कोई भी पारावैद्युत पदार्थ डालते हैं, K का मतलब कोई भी पारावैद्युत पदार्थ, यानी क्या हो रहा है, C जो हमारा हो रहा है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रहा है A के, है ना। यानी प्यारे बच्चों कि याद रखना है कि इसमें क्या हो जाएगा कि अगर आप कोई भी पारावैद्युत पदार्थ डालते हैं, है ना, समानांतर पट्टिका संधारित्रों के बीच अगर कोई भी आप पारावैद्युत पदार्थ डाल देते हैं तो उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। बाबू यहाँ पे याद रखना है कि अगर संधारित्र, यहाँ पे याद रखना है कि संधारित्रों का प्यार बच्चों अगर दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल भी बढ़ाया जाएगा ना तब भी धारिता बढ़ेगी। इसमें कोई पारावैद्युत पदार्थ डालिएगा तभी धारिता बढ़ेगी। लेकिन ये क्या होता है, दूरी के क्या होता है प्यारे बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगी और दूरी को घटाएंगे तो धारिता हमारी बढ़ेगी। तो इस टाइप से इसको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा बन जाएगा इस टाइप का। तो एक पदार्थ समानांतर पट्टिका संधारित्रों के प्लेटों के बीच डाला जाता है, कोई भी पारावैद्युत पदार्थ, तो उसकी धारिता क्या होगी, हमेशा याद रखना है, बढ़ेगी। अब आइए अगला क्वेश्चन कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है, जिसमें जितने कम प्रतिरोध होंगे वो क्या होगा, चलकता उसकी उतनी ज्यादा होती है ना। जिसमें जितना कम प्रतिरोध चलकता उतना ज्यादा, है ना, याद रखना है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन हो जाएगा। तो सबसे कम प्रतिरोध किसमें होता है, सिल्वर में, चांदी में। सबसे कम प्रतिरोध किसमें, चांदी में। और चांदी की जो चालकता होती है सबसे हाई होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन कि आदर्श एमीटर, आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस कितना होता है, बता दीजिए। आदर्श आमीटर का, बाबू आदर्श आमीटर का प्रतिरोध एक बार बताइए, जो कि एग्जाम में भी पूछा गया था आपके 2024 के एग्जाम में, बताइए। आदर्श आमीटर है, वाह, 000। सर जी मेरा नाम आलिया, सर जी मेरा भी बर्थडे है आलिया, हैप्पी बर्थडे टू यू आलिया, हमेशा खुश रहिए। चलिए बहुत बढ़िया अमू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अनंत नहीं होगा, अच्छा वोल्ट मीटर का अनंत होता है, सॉरी दोनों लिख दियो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां आप देख लीजिए कि आदर्श आमीटर, बाबू आइडियल आमीटर लगा रहे तो क्या होगा, शून्य होगा। आदर्श वोल्ट मीटर लगा रहे तो क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ओनली बोला गया आदर्श आमीटर शून्य। अगर यहाँ पे हमने आदर्श मिटा दिया, अब पूछा जाएगा आमीटर का प्रतिरोध, तो बहुत कम। आदर्श मिटा देंगे, आमीटर का प्रतिरोध पूछेगा, बहुत कम। आदर्श लगा देंगे, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़िए। 21 नंबर की आमीटर का प्रतिरोध होता है, आप इसमें क्या करेंगे, इन्फिनाइट मार देंगे। अगर इन्फिनाइट एक ऑप्शन होता तो क्या है, आप इन्फिनाइट मारते हैं, नहीं मारते, क्योंकि इसमें आइडियल तो लगा ही नहीं है, इसमें आदर्श तो लगा ही नहीं है। तो आदर्श मतलब आदर्श यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ए मीटर का प्रतिरोध क्या होगा। ए मीटर नहीं लगा है ना, आदर्श नहीं लगा है ना, यानी ए मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, तो हमने अभी बताया कि बहुत कम होता है। ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, वेरी फ्यू, है ना, याद रखना है।
अब चलिए किलोवाट घंटा मात्रक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, KWH किसका मात्रक है प्यारे बच्चों, तो किलोवाट हावर जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। ऊर्जा का क्या है, ये सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है। यानी किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो वाट तो शक्ति का होता है, बल अगुण तो होगा नहीं बाबू, क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक होगा, एनर्जी का, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही आंसर हो रहा है और आप लोग सही आंसर मार दीजिएगा। ये शाम में कल पढ़ाए थे कि मनुष्य क्या, स्वस्थ मनुष्य क्या, विद्युत प्रतिरोध शरीर का। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध हमने क्या बताया, बहुत जगह पे 50,000 ओम देगा, लेकिन आपको गलत कर देना है, क्योंकि मनुष्य क्या है, पूरा का पूरा स्वस्थ है, और स्वस्थ मनुष्य का जो विद्युत प्रतिरोध होता है 10,000 ओम होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 10,000 ओम हमारा मार दीजिएगा, यानी बी वाला ऑप्शन मारिएगा। अब बताइए कि वैद्युत परपथ की शक्ति क्या होती है, बाबू याद रखना कि वैद्युत परपथ की शक्ति P = क्या होता है, वैद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, P = क्या होता है। कल इस पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, आज सुबह में हम जब विद्युत धारा पढ़ा रहे थे तो इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, है ना। तो याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत परिपथ की शक्ति यानी P = क्या होता है, V²/R होता है, जिसमें प्यारे बच्चों हम पहले प्रतिरोध निकाले थे, फिर विद्युत बल्ब जोड़े थे 240 वोल्ट वाला, याद है, याद रखिएगा। अब देखिए कि 1 फैराडे बराबर होता है, तो प्यारे बच्चों 1 फैराडे कितना, तो 96,500 क्या हो जाएगा, कूलम्ब के बराबर होता है। ये लगभग में होता है, लगभग, जब एवोगैड्रो संख्या, अब 1 कूलम्ब आवेश को हम लोग जब गुणा करते हैं तो इसके करीब आता है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एम्पियर है तो गलत होगा, वोल्ट है गलत होगा, न्यूटन है गलत होगा, हमारा क्या हो जाएगा, तो सी बी वाला ऑप्शन यानी कूलम्ब होगा, 96,500 कूलम्ब। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किसी विभव मापी के संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, किसी विभव मापी के संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी तार का मोटाई बढ़ाना पड़ेगा। संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए बाबू क्या करना पड़ेगा, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तार की मोटाई बढ़ानी पड़ेगी, इसको धारा नहीं घटाना पड़ेगा, इसकी धारा को नहीं बढ़ानी पड़ेगी, इसकी लंबाई घटानी नहीं पड़ेगी। आपको इतना क्लियर रखना है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी मोटाई को क्या करना होगा बाबू, बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑप्शन में है, ए वाला ऑप्शन में है। अब देखिए अगला है कि अगर 1 वोल्ट को आपको डिफाइन करना हो तो आप क्या करेंगे, 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप क्या करेंगे, 1 वोल्ट बराबर होगा कितना, तो बाबू 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, तो याद रखना है कि 1 जूल प्रति 1 सेकंड के, है ना। यानी याद रखना है कि 1 कूलम, 1 मिनट याद रखिएगा, 1 जूल प्रति 1 कूलम। याद रखना है कि अगर आपको 1 वोल्ट को करना है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 जूल प्रति 1 कूलम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 1 लिखिए या मत लिखिए, आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिखिए या मत लिखिए, यानी अगर आपसे पूछा जाएगा 1 वोल्ट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V = क्या हो जाएगा, J और C जाएगा ऊपर इनवर्स में हो जाएगा, JC इनवर्स हो जाएगा। तो 1 JC इनवर्स लिखिए या मत लिखिए, कोई भी बात नहीं है, अगर JC इनवर्स भी रहेगा तो वो भी हमारा चलेगा, पहले 1 लिखा भी जाता है, नहीं भी लिखा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है। कार्बन प्रतिरोध हम आज ही बताएं कि कार्बन प्रतिरोध को पट्टियों द्वारा सूचित किया जाता है, और जिसमें क्या होता है, काला का 0, भूरा का 1, है ना, काला का 0, भूरा का 1, लाल का कितना, लाल का कितना 2। तो बाबू यहां पे अगर आपसे पूछा जा रहा है लाल, तो बाबू ये हमारा हो गया काला, है ना, ये हमारा हो गया भूरा, है ना, और ये हमारा क्या हो गया लाल, लाल, है ना, और ये हमारा क्या होता है, ऑरेंज होता है। फटाफट से बता दीजिए, जल्दी जल्दी 3 का बताइए, 3 किसका होता है, एक बार फटाफट से। नूर बहुत बढ़िया, एलोन गोलू बहुत बढ़िया, एक बार बताइए। धीरज बहुत बढ़िया, गोलू पासवान बहुत बढ़िया। 3 किसका होगा, 3 किसका होगा, एक बार। रेड का तो 2 होता है, 3 का ऑरेंज होता है, बहुत बढ़िया। ऑरेंज 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 ऑरेंज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए कल ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया था बाबू, याद है कि निम्नलिखित में से सोडियम का कार्यफलन कितना होता है बाबू। कार्यफलन यानी फाइनल सोडियम का तो 2 कितना होता है, 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बाबू सोडियम का कार्यफलन कितना होता है, तो 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इतना ये बाबू इसको ऊर्जा मिलेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। इतना इसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए सतह से बाहर निकलने के लिए, ठीक है, सतह से बाहर निकलने के। कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा होता है किस लिए,
तो बाबू ठीक सतह से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कर लेना है। कौन सा ऑप्शन में है जी? सी वाला ऑप्शन में है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व तो बताइए फटाफट से। ये भी क्वेश्चन करा दिए थे कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का जो ऊर्जा घनत्व तो होता है क्या होता है? हाफ। बाबू यहाँ पे याद रखना है कि बी स्क्वायर बट्टा में म्यू नॉट होता है, यानी अगर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र सदिश चुंबकीय क्षेत्र का अगर ऊर्जा घनत्व तो निकाले तो क्या हो गया? बी स्क्वायर बट्टा में 2 म्यू नॉट हो गया, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट कीजिए, रिवीजन है, प्रैक्टिस है, तो इसी प्रकार से करना पड़ेगा। अब देखिए कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, कोई भी नाभिक है, परमाणु का नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, है ना? जैसे प्यारे बच्चों हम ले लेते हैं नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 7, परमाणु द्रव्यमान 14। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन, तो बाबू याद रखना है कि ये ऊपर वाला जो होता है ना, ये क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये परमाणु, इसको द्रव्यमान बोलते हैं। परमाणु द्रव्यमान इसे बोलते हैं जिसमें परमाणु में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो आपसे बोला जाएगा कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो बाबू इस चीज द्रव्यमान को ए से सूचित करते हैं। और प्यारे बच्चों याद रखना है कि परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। तो हमको न्यूट्रॉन निकालना होगा तो क्या करेंगे कि परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटा रहे हैं। इस परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक निकालेंगे, यानी 14 में से 7 घटा देंगे तो यानी 7 आएगा, जो कि न्यूट्रॉनों की संख्या होगा। तो इसमें क्या हो रहा है? ए माइनस जेड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ए माइनस जेड करेंगे। क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट बस। अगला आजिए, अगला है कि साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? जो साइक्लोट्रॉन होता है बाबू, साइक्लोट्रॉन के बारे में पूछा जाता है कि साइक्लोट्रॉन की बनावट, कार्य विधि, इस सब की रचना कीजिए। ठीक है, जो कि 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन आता है। और ये किसको उच्च ऊर्जा तक त्वरित नहीं करेगा? तो इलेक्ट्रॉन को नहीं कर पाता है बाबू। प्रोटॉन को कर देगा, ड्यूट्रॉन को कर देगा, अल्फा कण, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नहीं कर पाएगा, यानी ये सब सही हो जाएगा और ये हमारा गलत आंसर। अब देखिए अगला है कि लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र, है ना? लॉरेंज बल क्या होता है? तो जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक कार्यकाली बल कार्य करता है, और उस बल का सूत्र क्या होता है? F इक्वल टू क्या होता है? क्यू भी बी क्या होता है बच्चे? साइन थीटा होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि लॉरेंज बल, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक बल को परिकलन करने के लिए सूत्र क्या होगा? तो वेक्टर F इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्यू भी बी होगा, है ना? यहाँ पे याद रखना है कि क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? भी बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ए वाला ऑप्शन आप मारेंगे। एक बार आप लोग बता दीजिए, जल्दी से जल्दी बता दीजिए, चले फटाफट से। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक बार आप लोग प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कीजिए। 1 मिनट हम पानी पीते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इसको हमने तो पढ़ाया भी था कल, इसको तो हमने पढ़ाया भी था, है ना? तो आप बताइए कि लॉरेंज बल का परिकलन कौन करेगा? तो हमने तो मारा ना, F इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू ई बी बी। तो ये आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा, किसका? 33 का। ठीक है, ए वाला ऑप्शन ही होगा बाबू, मार के गए थे। सर जी 30 का बी गलत टिक कर दिए हैं, रुक जाइए। चले, बच्चा लोग को नहीं समझ में आता है ना, बता देते हैं, लेकिन अगर गलती टिक कर देते हैं तो बच्चा सब बोलता है बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। बाबू सोल्व किए थे इसको, इतना तो समझ सकते हैं ना कि सोल्व किए थे हम। बड़ाई में करा रहे, जल्दीबाजी में आपका टाइम बचा रहे, बाकी जब सोल्व किए थे तो इतना आया था ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका भी कहना सही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। आप देखिए कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पे क्या होगा? बाबू याद रखना है कि विषुवत रेखा पे चुंबकीय नमन कोण का मान कितना होता है? तो बाबू अगर आपसे पूछ देगा कि इक्वेटर पे विषुवत रेखा पे क्या होता है, तो बाबू विषुवत रेखा पे नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। और क्या हो रहा है? उत्तरी ध्रुव से नमन कोण की तरफ जा रहा है, विषुवत रेखा की तरफ जा रहा है। तो बाबू क्या होगा? उत्तरी ध्रुव से जब विषुवत रेखा की ओर जाएगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों की? नमन कोण का मान घटते हुए चला जाएगा, क्योंकि विषुवत रेखा पे नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो क्या होगा? घटते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा।
अगला कि एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है तो क्या होगा। अगर कोई एक लौ चुंबकीय पदार्थ है उसकी चुंबकशीलता क्या है प्यारे बच्चों, म्यू है, तो कभी भी याद रखना है कि जो म्यू होता है ना ये बड़ा होता है 1 से, क्योंकि लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता ज्यादा होती है और लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता ही म्यू दिया है, तो कभी भी बड़ा होगा तो 1 से बड़ा ही होगा। कभी भी कितना भी लौ चुंबकीय पदार्थ है बड़ा होगा तो 1 से बड़ा ही होगा। और यहाँ पे साफ लिखा गया है कि एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, तो म्यू तो कभी भी बड़ा होगा ना 1 से, क्योंकि लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता ज्यादा होती है। अब देखिए ध्रुव प्रबलता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, ध्रुव प्रबलता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो प्यारा बच्चों एम्पियर मीटर है ना। ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर। बाबू ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर, यानी सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे, अमू बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए शेखसाना बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। माँ का लाडला सौरभ मिश्रा, चलिए बहुत बढ़िया। टेस्ट बाबू यहाँ पे भी दीजिए, ये भी हम आपका टेस्ट ही ले रहे हैं। जो ऐप पे टेस्ट देते हैं ना उससे लाख गुना अच्छा ये टेस्ट है, क्योंकि इस टेस्ट में आपको पूरा कंफर्म किया जा रहा है, थ्योरी दिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, तो यही टेस्ट आप सभी के लिए बेहतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है। बाबू निर्वात है, निर्वात का मतलब क्या, वैक्यूम, जहां पे कुछ भी ना हो, न वहां पे ना वायु हो ना प्यार बच्चों ना गुरुत्वाकर्षण बल हो, आप हवा में जाए तो हवा में ही अटक जाए, पानी क्या करेंगे गिराएंगे तो पानी हवा में ही लटका रहेगा, है ना। तो यही बात है कि निर्वात का मतलब क्या, वैक्यूम। वैक्यूम में पूछा जाए कि चुंबकीय प्रवृत्ति, तो वहां पे चुंबकीय प्रवृत्ति एकदम शून्य होती है, चुंबक का कोई काम नहीं होता है, ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए कि ये किसका विमीय सूत्र होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य बीमा राशि कौन सा है। तो प्यारे बच्चे याद रखना है कि बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट का भी इतना ही होता है, 2 म्यू नॉट का भी इतना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनका होता है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, ए वाला ऑप्शन ही मारिएगा, ये याद ही कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो का कार्य का सिद्धांत किस पे आधारित है। तो डायनेमो किस पे कार्य करता है, डायनेमो बाबू डायनेमो किस पे कार्य करता है। तो हमने आपको पढ़ाया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो चैप्टर था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्यारे बच्चों विद्युत चुंबक से प्रेरणा लेता है ना, हमने पढ़ाया था विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक फैराडे, याद है। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा जो डायनेमो है, डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये उष्मीय प्रभाव पे करता है, नहीं, डायनेमो का कार्य का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जाके चैप्टर पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। अगला कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। बाबू ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कौन सी धाराएं होती है, तो एसी करंट होता है, ट्रांसफार्मर में एसी करंट यूज होता है। और प्यारे बच्चों अगर आपसे ये बोला जाए कि ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली राशि कौन सी है, ट्रांसफार्मर में क्या नियत रहता है, क्या उसका वेग नियत रहता है, आवृत्ति नियत रहता है, क्या नियत रहता है, तो आप बोलेंगे ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली जो राशि है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। ठीक है, और प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर की क्रोड को परतदार क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसमें एडी करंट उत्पन्न होता है, भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, जो क्या करती है प्यारे बच्चों, इसको हानि पहुंचाती है, और इसी हानि को कम करने के लिए बाबू ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार भी बनाया जाता है। यानी अगर हमसे यह पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कौन करता है, तो जो कॉपर का वाइंडिंग रहता है ना, कॉपर लॉस यानी ताम्र क्षय। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है लौ क्षय तो होगा नहीं बाबू, क्या होगा, शैथिल्य क्षय नहीं होगा, हमारा ताम्र क्षय होगा, कॉपर लॉस होगा, ये आपको क्लियर कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि एलआर परपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है। बाबू शक्ति गुणांक पूछे तो सिंपल सा ऊपर आर लगा दीजिएगा, रूट अंडर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर होता है, ये हमारा होता है शक्ति गुणांक। अगर प्रतिबाधा पूछे, इंपिडेंस पूछे, यानी ऑप्शन तो हमारा ये बी हो गया, अगर इंपिडेंस पूछे तो क्या होता है, आर, यहाँ पे क्या आर नहीं ना होगा, ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसको काट देते हैं तो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला कि यदि प्रतिवर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कलांतर फाई हो तो बाबू शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक को हम लोग किससे सूचित करते हैं, सिंपल सा कॉस से, और फाई दिया है तो फाई। इसमें देखिए ये क्या है, ट्रिक है, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है, हम अभी आपको बता रहे, कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर वाइज में बता चुके हैं, लेकिन ये ट्रिक है कि अगर प्रतिवर्ती धारा यानी एसी करंट का ईएमएफ कितना है, फाई है, तो इसका कलांतर क्या होगा, जो शक्ति गुणांक का मान होगा,
शक्ति गुणांक को हम लोग cos से निकालते हैं, तो डायरेक्ट cos मार दीजिएगा, एक ट्रिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एल प्रेरकत्व तो आर प्रतिरोध और सी संधारित्र को व्यक्त करता है, तो एल बट्टा आर की बीमा या आरसी की बीमा भी आपसे पूछ सकता है ना, कि अगर एल प्रेरकत्व को आर प्रतिरोध को सी संधारित्र को व्यक्त करता है, तो बाबू अगर आपसे पूछे एल बट्टा आर या आरसी की बीमा क्या होती है, M0 L0 क्या होता है, T होता है, किसका, ये LR की बीमा। अगर आरसी की बीमा पूछे तो यही होता है M0 L0 T। ठीक है, तो याद रखना है कि M0 L0 T M0 L0 T, यानी LR की बीमा या आरसी की बीमा, देखिए दोनों पूछ दिया है, LR भी पूछा है आरसी भी पूछा है, तो इसकी बीमिया सूत्र क्या हो जाएगा, M0 L0 T क्या हो गया, LR का और ये आरसी का हो गया, दोनों का इक्वल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइए कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है, यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं क्या होते हैं, वैसे तरंग जिसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, जो निर्वात में क्या है, बिना किसी माध्यम के गमन करे, है ना, ये आपको याद रखना है। और प्यारे बच्चों ये भी आप लोग याद रखना है कि विद्युतीय चुंबकीय जो तरंग होती है इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो ये एक अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, है ना, विद्युत चुंबक तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, चलिए सभी का आ रहा है आंसर। अब देखिए अगला कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। अब बताइए विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाए तो गामा किरण तो बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये विद्युत क्षेत्र द्वारा तो होगा नहीं। ये क्या है, विद्युत चुंबक तरंग है, तो ये विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होगा। बाबू पाराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, पता है ना, इससे त्वचा कैंसर होता है, बहुत हानिकारक ये किरणें होती है, लेकिन ये भी क्या होती है, विद्युत चुंबक तरंग होती है, तो ये भी विक्षेपित नहीं होगी, है ना। बाबू एक्स किरण जो हो गया ये भी क्या है, ये गामा किरण के समान है, ये भी विद्युत चुंबक तरंग है, तो ये भी विक्षेपित नहीं होगा। बचा क्या, कैथोड बाबा, तो कैथोड बाबा पे हम लोग क्या करेंगे, राइट आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन आ जी, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी दे दिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में संचरण की दिशा होती है। तो प्यारे बच्चों एक ट्रिक बताते हैं, इस ट्रिक को याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि बी गुणे ई के समानांतर होगा कि ई गुणे बी के समानांतर। बाबू एक बात बताइए कि इसमें कंफ्यूजन रहता है कि नहीं, कि बी क्रॉस ई के समानांतर होगा कि ई क्रॉस बी के, इसमें आपको कंफ्यूजन रहता है कि नहीं, एक बार बताइए, रहता है ना, सही सही बताइएगा। तो बाबू कॉन्सेप्ट सीखे होंगे तो सीखे होंगे, हमने तो सिखाया, लेकिन आज एक ट्रिक बताते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा पूछेगा, पहले आएगा विद्युत, और विद्युत क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं, वेक्टर ई से, और चुंबकीय क्षेत्र को क्या, वेक्टर बी से। तो कभी भी याद रखना है कि ई क्रॉस बी। देखिए ट्रिक कितना बढ़िया है कि पहले विद्युत है तो विद्युत लिख दीजिए, उसके बाद से चुंबक है तो चुंबक लिख दीजिए, इसके समानांतर हो जाएगा, यानी ये ट्रिक के माध्यम से हमारा सही भी हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इनको कंफ्यूजन होता है कि बी क्रॉस ई के समानांतर होगा कि ई क्रॉस बी के समानांतर होगा, इसमें हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे फंसेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक धांसू है और ये ट्रिक आपको याद कर लेना है। ठीक है, ट्रिक के लिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पे सिंपल सा, पहले विद्युत है तो विद्युत क्षेत्र का मतलब ई, और उसके बाद से चुंबकीय क्षेत्र यानी वेक्टर बी, यानी ई गुणे बी के समानांतर। तो इसमें कुछ याद नहीं करना है, ट्रिक मार दीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए कितना जानदार एकदम मस्त ट्रिक है, इसमें कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए बीटा किरण विक्षेपित होती है, बीटा किरण को सबसे तेजी से चलाने वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तीव्र इलेक्ट्रॉन की धारा बीटा किरण में पाई जाती है, और बीटा किरण क्या होता है प्यारे बच्चों, ये विक्षेपित होता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल विद्युत क्षेत्र में बाबू ना, केवल चुंबकीय क्षेत्र में ना, ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है। कौन सी, बीटा किरण। और बीटा किरण में क्या होता है बाबू, मुक्त इलेक्ट्रॉन की धाराएं पाई जाती है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए 48 नंबर कि मृग मरीचिका का कारण क्या है। मृग मरीचिका क्या होता है, वो हमारी आंखों का भ्रम है कि गर्मियों के दिनों में आप लोग देखे होंगे कि कहीं कहीं पे लगता होगा कि हाँ पानी जमा हुआ है, तो ही देखिएगा पीचोच, खास करके रेगिस्तान में तो हम लोग है नहीं, रेगिस्तान तो जाएंगे नहीं, लेकिन आप सर्दी गर्मियों के समय में जब देखेंगे, पढ़ के आते होंगे, तो पिच पे लगता होगा कि आगे पानी लगा हुआ है पिच पे। वो अक्सर पिच पे पानी नहीं होता है, सड़क पे पानी नहीं होता है, वो हमारी आंखों का भ्रम होता है। ठीक है, और ये किस कारण से होता है, तो अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण से होता है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किए हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगला है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो एक तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो जाती है अनंत, ए वाला ऑप्शन सही। अब आगे बढ़िए कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होगा। बाबू अपवर्तनांक सबसे ज्यादा अधिक किसका होता है, तो हमने आपको बताया कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। क्यों होता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे कठोर है, मतलब बहुत ज्यादा कठोर तत्व होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कर लेना है।
तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। अब देखिए अगला है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या बनता है। बाबू खगोलीय दूरदर्शी का बात किया जा रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बता दीजिए। ये कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। काल्पनिक और उल्टा बताइए, काल्पनिक और उल्टा, ठीक है। काल्पनिक को यहाँ आभासी कहा जाता है। अरे काल्पनिक को ही आभासी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, काल्पनिक या आभासी कहिए। तो काल्पनिक या उल्टा या आभासी, और उल्टा मार दीजिए सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता पड़ेगी, यानी एक दूर दृष्टि दोष वाला, यानी किसी कोई चचा है, किसी महफिल में बैठे हैं देखने उखने के लिए कुछ, और दूर की वस्तु उनको साफ नहीं दिखाई दे रही है, नजदीक का तो खूब साफ साफ देख रहे हैं, खूब मजा ले रहे हैं नजदीक का देख के, लेकिन चचा को दूर की वस्तु साफ नहीं दिख रही कि दूर पे जो खड़ा है वो कौन है। तो इसके लिए कौन सा लेंस, तो बाबू याद रखना कि दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और निकट की वस्तु अगर साफ ना दिखे तो उसके लिए अवतल लेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, चचा देखना चाहते हैं कि जो दूर है वो कौन है, ठीक है, और चचा को साफ दिख नहीं रहा है क्योंकि उनको क्या हुआ है, दूरदृष्टि दोष। तो उनको क्या करेंगे, उत्तल लेंस वाला का कटोरा वाला जो चश्मा होता है ना, तो उस चाचा जी को कटोरा वाला चश्मा क्या करेंगे, उत्तल लेंस पहना देंगे, उनको साफ साफ दूर का भी मजा लेंगे, नजदीक का भी मजा लेंगे, क्योंकि नजदीकी उनका सही है और दूरी उनका खराब है। तो नजदीक का आराम से देख ही रहे हैं, अब लगा दिया जाएगा उत्तल लेंस तो दूर का भी देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कर लेना है। चलिए उल्टा मार दीजिए यार, बताए तो है, गलत नहीं यार, ठीक गलती मारे हैं, आभासी और उल्टा मारिए, बताए तो काल्पनिक और उल्टा। चलिए एक दूरदृष्टि दोष वाला हो गया। प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, जो प्रकाश है इसके रंग का कारण क्या होता है, तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि आवृत्ति होती है, क्योंकि प्रकाश जब अपना माध्यम चेंज करता है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब निर्वात से वायु में जाएगा, वायु से कांच में जाएगा, कांच से जल में जाएगा, तो सब चीज वेग तरंग दैर्ध्य सब चेंज हो जाएगा, लेकिन जो आवृत्तियां होती है, जो फ्रिक्वेंसियां होती है, इसी को आवृत्ति कहा जाता है, ये सेम रहता है, और यही होता है प्रकाश के रंग का कारण। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए कौन सा सही होगा, तो बाबू एफओ बड़ा होता है किससे, एफई से। याद रखना है कि खगोलीय दूरदर्शी का प्यारे बच्चों लंबाई जो होता है ना समान समायोजन में, तो वो होता है एफओ प्लस एफई। ठीक है, और आवर्धन क्षमता एम इक्वल टू क्या होता है, एफओ बटा में एफई। और ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो एफओ बड़ा होता है कभी भी एफई से, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अब किसी बिंदुत्व स्रोत से परिमर दूरी पे जो तरंगार्घ है, तरंगार्घ कैसा होता है, गोलाकार होता है। तरंगार्घ कैसा होता है, गोलाकार होता है। तरंगार्घ कैसा होता है, गोलाकार होता है। सिंपल सा याद रखना है कि किसी बिंदुत्व स्रोत से परिमित दूरी पे जो तरंगार्घ होता है सेम टू सेम याद रखना है, गोलाकार होता है, बात खत्म। अब देखिए दार्शनिक संख्या 8 का द्विआधारी क्या होगा, तो 8 का बाबू निकाल दीजिए, आपको सिर्फ भाग देना है, 2 चौका 8 और बचा इधर 0। ठीक है, 2 दूनी 4 बचा 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 बचा 0, यानी 1 क्या होगा, 0 0 0। और इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमको क्या द्विआधारी निकालना है, तो द्विआधारी कर देंगे, यानी क्या होगा 1 ट्रिपल 0 2, यानी हमारा क्या हो गया, ए वाला ऑप्शन सही आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे, तो बहुत बढ़िया। अगला कि एक पतले फिल्म का रंग का कारण क्या, यानी एक पतली फिल्म की झिल्ली का रंगीन दिखाई देने का कारण क्या होता है, तो एक पतली फिल्म की झिल्ली का रंगीन दिखाई देने का कारण बाबू व्यतिकरण होता है, ना प्रकीर्णन ना वर्ण विक्षेपण, बाबू क्या होता है, व्यतिकरण। विवर्तन तो प्यारे बच्चों आपको पता ही है। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ये सब हमारा आंसर गलत। अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन की प्रकाश पथ बराबर होता है, तो बाबू जो प्रकाशीय पथ है किसके बराबर होता है, तो प्रकाशीय पथ बराबर होता है अपवर्तनांक इंटू, प्यारे बच्चों याद रखना है किसी पदार्थ का अपवर्तनांक इंटू जो पथ की लंबाई होती है, इसके बराबर होता है प्रकाशीय पथ। तो पूछा जाएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है, प्रकाशीय पथ बराबर होता है तो अपवर्तनांक इंटू पथ की लंबाई के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़िए, एकदम आपका प्रैक्टिस हो रहा है, इसी प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए कि जिस घटना से प्रकाश तरंगे की प्रकृति अनुवादित निर्वादित रूप से अनुप्रस्थ, बाबू प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे किसके द्वारा पुष्टि होता है, तो हमने क्या बताया, ध्रुवण यानी पोलराइजेशन के द्वारा, कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसकी पुष्टि कौन करता है, इसकी पुष्टि कौन करता है, ध्रुवण। मारिए ध्रुवण, रिंकी यादवंशी, चलिए अमो ध्रुवण, गुप्ता जी ध्रुवण, जय किशोर जी ध्रुवण, बहुत बढ़िया, आंचल जी ध्रुवण, बहुत बढ़िया, अभिषेक तनिषा जी ध्रुवण, बहुत बढ़िया, सेटू, साबरीन परवीन, सिजुका और बच्चे शक्तिमान, बहुत बढ़िया शक्तिमान,
क्लासी नेहा ध्रुवण बहुत बढ़िया, गोपी शक्ति बहुत बढ़िया, स्टडी गर्ल्स दिव्यांशी बहुत बढ़िया बाबू, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए समर अब्बास बहुत बढ़िया बाबू। तो अगर पूछा जाएगा कि जिस घटना के द्वारा मतलब निर्बाधित रूप से प्रकाश अनुप्रस्थ होती है, कि जो प्रकाश है हमारा तरंगों के रूप में गति करती है, ये प्यारे बच्चों ध्रुवण से ही पता चल जाता है, ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ देखिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में उपयोग होता है, तो बाबू पूर्ण तरंग जो दृष्टिकारी इसमें 2 गो डायोड लगाया जाता है, एगो ऊपर डायोड लगाया जाता है, एगो नीचे। तो याद रखना कितना डायोड, तो बाबू याद रखना पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 2 डायोडों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो इसको भी डिस्कस करना पड़ेगा जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा यानी ईबी द्वारा क्या मापा जाता है, तो ऊर्जा मापा जाता है। क्या मापा जाता है, ऊर्जा मापा जाता है। KWH द्वारा क्या मापा जाता है, तो बाबू ऊर्जा मापा जाता है। और ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक KWH होता है। आवेश को तो हम लोग कूलम में मापते हैं, धारा को एम्पियर में मापते हैं, विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं। बचा क्या, ऊर्जा, यानी ऊर्जा हमारा राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन की रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, तो बाबू रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए जो संबंध क्या है, तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि अर्ध आयु टी हाफ का मान कितना होता है, टी हाफ का मान कितना होता है, तो 0.693 बटा में क्या होता है, औसत आयु। औसत आयु होता है, औसत आयु। तो यहाँ पे क्या है 0.693 और बटा में क्या, औसत आयु, गुणा में नहीं होगा। चलिए इनटू में होगा, एक मिनट। कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, तो अर्ध आयु बराबर होता है 0.693 इंटू औसत आयु। हाँ इंटू में होगा 0.693 बटा में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है सही बात है, डी वाला ऑप्शन ही होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया था कि वायु के लिए पारावैद्युत समर्थ कितना होता है, कई बार करा चुके हैं कि वायु के लिए पारावैद्युत समर्थ क्या होता है, तो वायु के लिए पारावैद्युत 3 × 10 की पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर। 3 × 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर, यानी क्या हो जाएगा 3 × 10 की पावर 6 वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, ए वाला ऑप्शन सही। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, अब बताइए सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है बाबू, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो बाबू सूर्य में क्या होता है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करता है, तो उसमें न्यूक्लियर संयोजन होता है बाबू, न्यूक्लियर संयोजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। आपको पता है ना कि जब 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करे तो सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा को कैसे प्राप्त करता है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर संलयन, यानी नाभिकीय संलयन द्वारा। विखंडन में क्या होता है, एक बड़ा नाभिक टूट के विभक्त हो रहा है, तो सूर्य में तो टूट के विभक्त नहीं होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है सूर्य में। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। अगला क्वेश्चन आ जाए कि चित्र में दिखाया गया तर्क जो लॉजिक गेट है वो कौन सा है, एक बार बता दीजिए। इसमें आपको 2 चीजें दिख रही होगी, पहला ये जो दिख रहा होगा कि ये हमारा है, ये हमारा एंड गेट है, ये हमारा क्या है, एंड गेट है, एंड गेट है, ठीक है। इसके साथ इसमें क्या जुड़ा हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें नॉट गेट भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी इसका दोनों का कॉम्बिनेशन जो फिगर बनेगा किस प्रकार से बनेगा हम आपको बता देते हैं। इसका जो फिगर बनेगा क्या बनेगा, ये इनपुट ए बी है ना, और इसमें क्या नॉट गेट ऐसे जोड़ दिया गया है और ये वाई हो जाएगा। यानी ये कौन सा गेट है, तो हमारा ये सार्वजनिक बन जाएगा, कौन, एन ए एन डी, नैंड गेट बन जाएगा। और ये नैंड गेट का क्या है, फिगर है। तो नैंड गेट आपको क्लियर कर लेना है कि ये लॉजिक गेट कौन सा है, नैंड गेट है। नैंड गेट ये हमारा लॉजिक गेट है, क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चला अगला क्वेश्चन आ जी, अगला है कि दार्शनिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है। बाबू दार्शनिक संख्या 25 निकाल लीजिए। 25 का द्विआधारी पूछा है, 25 आप निकालिए, आपको भाग देना है। 2 का पारा पढ़िए, 12 दूना 24 1 है ना, 2 का पारा 2 छक 12 बचा 0, यहाँ पे 2 3 6 बचा 0। फिर प्यारे बच्चों 2 का करिएगा, 2 1 2 बचा 1, यानी नीचे से लिखते हैं ना तो 1 1 0 0 1 है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, द्विआधारी। 1 1 0 0 1 है, 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1, और प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 1 0 0 1 1 0 0 1। हाँ यहाँ पे देखिए सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो हमारा 25 का द्विआधारी 1 1 0 0 1 का 2, ठीक है। हो रहा है ना क्लियर बच्चे, एक बार बताइएगा, मजा आ रहा है? रिवीजन करके तो और मजा आता होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है बच्चे। और याद रखिएगा कि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा का भी डेट शीट अब जारी होने वाला है। संभावना दे दिया गया है, अखबार में दिया गया था कि 3 तारीख से संभावना है कि आपका एग्जाम होगा, लेकिन हम इस पे वीडियो इसीलिए नहीं बनाए क्योंकि संभावना है तो क्यों बच्चों को परेशान करना। एक ही बार जब डेट शीट आएगा तो उसका वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई भी टेंशन नहीं लेना। अब मॉडल पेपर भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा है, आपको रिवीजन और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना है।
अब देखिए फैक्स का अर्थ क्या होता है, अगर आपसे पूछ देगा कि फैक्स का मतलब क्या होता है, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी इसका नाम होता है, तो मारिएगा बी वाला ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि आयाम मोडुलन सूचकांक का मान होता है। बाबू आयाम मोडुलन में क्या होता है, 0 और 1 ही लिया जाता है। आयाम मोडुलन सूचकांक का मान क्या होगा, 0 और 1 के बीच होगा। तो याद रखना है कि आयाम मोडुलन सूचकांक में 0 नहीं होता है, 0 तथा 1 के बीच का मान होता है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए मोबालिटी का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मोबिलिटी का मात्रक अगर आपसे पूछ दे तो एम्पियर मीटर, यहाँ पे याद रखना है कि एम्पियर इंटू मीटर बटा में हमारा न्यूटन हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, तो मोबिलिटी का मात्रक होता है। वो मीटर सेकंड नहीं होता है, ये सब गलत हो जाएगा, मीटर बटा में सेकंड इंटू एम्पियर नहीं होगा। मोबिलिटी का अगर मात्रक पूछा जा रहा है तो एम्पियर इंटू मीटर बटा में न्यूटन, ए वाला ऑप्शन। ये सब मात्रक निकालना सब सिखाए हैं, याद रखना है। अगला टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है। अब आप बताइए कि टीवी प्रसारण के लिए, बाबू ये क्वेश्चन आया हुआ था 2015-16 में कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है, तो टीवी प्रसारण के लिए बाबू कितना आवृत्ति परास चाहिए, एक बार बताइए। टीवी प्रसारण के लिए कितना, 30 से लेकर 300 MHz, बहुत बढ़िया, मेगा हर्ट्ज होता है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन। सोना श्रीवास्तव, अंजलि, पीयूष प्रसाद, आशीष कुशवाहा, बहुत बढ़िया कुशवाहा जी। सीटू बहुत बढ़िया, शरीफ बालक बहुत बढ़िया, अजीत बाबू बहुत बढ़िया, अजीत बाबू नाम ले लिए। रुपेश, लक्ष्मी बहुत बढ़िया। सर जी मेरा सर जी लव इज इजी बट किंग इज बिजी, वाह ये सब नाम है जी। लव इज इजी बट किंग इज बिजी, जी लव के चक्कर में फंसा जी बताइए तो हर काम हो जाए सारा, लव इज इजी या बिजी सब निकल जाता हर। चलिए सर नाम लीजिए ना, मेरा नाम ले लिए बाबू, बलिराम कुमार आपका नाम ले लिए। आंचल, चलिए प्रिंस बहुत बढ़िया। चलिए कौन सा बच्चा है, आशिक कुमार ले लिए बाबू, आशिक आपका नाम ले लिए। चलिए तो बाबू अगर आपसे पूछा जाएगा कि टीवी प्रसारण के लिए तो ए ऑप्शन क्यों मार रहे हैं, 30 से लेके 300 मेगा हर्ट्ज होता है चेला, मेगा हर्ट्ज होता है, किलो हर्ट्ज नहीं होता है, गीगा हर्ट्ज नहीं होता है, मेगा हर्ट्ज होता है, तो मेगा हर्ट्ज आप लोग मार दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका आज का प्रैक्टिस जो 11 बजे से आपका डेली चलता है। तो प्रैक्टिस आपने किया है ना। अगला बायो का ला दिया जाए जी, कल बायो का ला दिया जाए, 30 से लेके 300 MHz, चले ला दिया जाए बायो का कल। बायो में थोड़ा सा हार्ड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपको इतना इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि सारा क्वेश्चन पढ़ा दिया गया है और आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, तो दिक्कत तो होगा नहीं आपको, है ना। दिक्कत का तो कोई सिचुएशन ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए सर के लिए, है ना। सुबह में भी क्लास हुआ था, याद रखना कि सुबह में 6 AM में आपका क्लास हुआ था क्रैश कोर्स चैप्टर 3 का। याद रखना कि फिजिक्स का जो चैप्टर 3 है ना प्यारे बच्चों, जो चैप्टर 3 है इसका क्रैश कोर्स हुआ था। 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम पढ़ा चुके हैं, अगर आप नहीं किए हैं तो जाके कर लीजिए, जरूरी है। उसके बाद से शाम में उसका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, क्रैश कोर्स ऑब्जेक्टिव अंतिम प्रहार वाला, है ना। तो जितने भी सारे बच्चे एक बार आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यार बनाए रखिए, और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी तो हमारा माइक खराब है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि वहीं पुराना वाला माइक लगा के पढ़ा रहे हैं, तो ऑडियो की क्वालिटी में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी तो उसको भूल जाइएगा, क्योंकि क्लास अभी बहुत जरूरी है। 50,000 ओम होता है सर जी विद्युत प्रतिरोध स्वस्थ मनुष्य का। शिव का ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल हमारा पढ़ाया हुआ आएगा, लिख के देते हैं आपको कि 35 तो आप यूं बना लेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, 35 का तो हम गारंटी लेते हैं कि आप यूं बना लेंगे, चुटकी में आप लोग बना सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। मोहित कुमार आपका नाम ले लिए। सर जी हमको बहुत डर लग रहा है, डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बायोलॉजी का और चैप्टर करवा दीजिए, केमिस्ट्री खत्म करके उसी में लगेंगे, पहले केमिस्ट्री खत्म कर दें। एमीन तक हुआ है, एमीन का ऑब्जेक्टिव भी कराना बाकी है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अब अगली क्लास में, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय।